प्रीलिम्स को क्रैक करने के 3 पिलर्स हैं, स्टैटिक, करंट अफेयर, पीवाईक्यूज। स्टैटिक आई एम ट्रस्टिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन, जितना किया जा सकता था। करंट अफेयर और पीवाईक्यूज हम साथ में करेंगे। पीवाईक्यू में वी ऑलरेडी हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस, बहुत सारी वीडियोज इस चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूं, गो एंड टेक बेनिफिट ऑफ देम। आज हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे विद पीटी 365। ये यूनिवर्सल सोर्स है और द वे आई विल टीच यू, इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे और जिस तरीके से मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, यू विल बी एबल टू रिटेन मोस्ट ऑफ द कॉन्टेंट फ्रॉम द लेक्चर्स। आपको 90% रिटेंशन होगा विद इन द लेक्चर इटसेल्फ एंड आई विल जस्ट नॉट टीच यू, I will make you learn the concept, I will make you remember the concept. This is the goal of these lectures. ठीक है, टीच तो बहुत लोग कर रहे हैं, कोई भी आपको कर देगा, आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट आपको लर्न कराना और आपको रिमेंबर कराना, ये मेरी गारंटी है एंड आई विल डू इट। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद इकोनॉमी। मैंने अभी पीटी 365 की वेबसाइट, यानी जो विजन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर देखी है। आई थिंक तकरीबन 10 पीटी अपलोड हो चुके हैं एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कवर ईच एंड एवरी पीटी, ओनली दोज पोर्सन जो नेसेसरी हैं, है ना। बहुत अननेसेसरी डिटेल्स भी होंगे, उनको हम कट डाउन करेंगे। चलो, बीइंग सेड दैट, ये आपका एक टीजर लेक्चर होने वाला है एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव एंड द टाइम लाइन आई विल शेयर इन द टेलीग्राम कि हम कब ये पीटी की पूरी सीरीज फिनिश करने वाले हैं एंड दैट विल बी वेरी सून। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के पीटी से। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ब्रीफ ग्लैंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा सा झलक दिखाया है, हमारे साइज ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात हुआ। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू और 3rd लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। पीपीपी में सबसे पहले पे है चाइना, सेकंड पे है यूएस और हम हैं 3rd पे। ठीक है, टैक्स कलेक्शन के बारे में क्या हुआ कि इस बार जो है 56.72% डायरेक्ट टैक्सेस आए हैं, विच इज़ मोर देन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्सेस में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो पर्सनल इनकम टैक्स का है। जैसे हमारे और आप जैसे कमाने वाले लोगों का पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो दैट इज़ द मेजॉरिटी इन दिस डायरेक्ट टैक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है और लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। ठीक है, तो चाइना को हमने रेल में बीट कर दिया है, बट हम रोड नेटवर्क में चाइना को बीट नहीं कर पाए हैं। इंडिया के स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। तो इस समय अगर आप करंटली देखो तो जो एग्रीकल्चर है उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, सर्विस में उससे कम, इंडस्ट्री में सबसे कम। लेकिन जब आप कंट्रीब्यूशन देखोगे इन सेक्टर्स का हमारी इकॉनमी में, सर्विस का सबसे ज़्यादा है, इंडस्ट्री का उससे कम है, एग्रीकल्चर का सबसे कम है। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ इंडियन इकॉनमी कि जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है उसमें एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। दिस इज़ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, दैट इज स्टक इन लो पेइंग एंड लो प्रोडक्टिविटी जॉब। ठीक है, आई होप दिस इज सुपर क्लियर। इंडिया के एक्सटर्नल डेट के बारे में दिया हुआ है। जब एक्सटर्नल डेट के बारे में हम बात करते हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट प्लस जो अदर सोर्सेज हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं, एनबीएफसीज हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, इन सब का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है दैट इज अराउंड $663.8 बिलियन। और इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है वो कम हुआ है 0.3% से। 2023 में 19% था, अब हमारा 18.7% है, विच इज़ गुड। कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा है, जिसमें हमारा लोन सबसे ज़्यादा है, वो है यूएस डॉलर में, उसके बाद हमारा जो है इंडियन रुपीज़ में है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल डेट भी होते हैं। एक्सटर्नल डेट जो किसी भी करेंसी में आ सकते हैं, जैसे यूएस डॉलर में हो सकता है, येन में हो सकता है, एसडीआर्स में हो सकता है, और कुछ इंटरनल डेट भी होते हैं। इंटरनल डेट सारे रुपीज़ में होते हैं। सो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है डॉलर का, उससे कम है रुपीज़ का, उसके बाद येन का। ये अपना चाइना की करेंसी है। ठीक है, सो आई होप this whole page is crystal clear and you will be able to remember these whole page by just looking at these small words। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 5th लार्जेस्ट है, 3rd बाई पीपीपी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस इस बार कम हुए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा है। डायरेक्ट टैक्सेस में हाईएस्ट है पर्सनल इनकम का। चाइना को हमने रेल में बीट कर दिया, हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट रोड है, फर्स्ट लार्जेस्ट रेल है। इंडिया का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? एग्री में सबसे ज़्यादा लोग हैं, सर्विस में कम, इंडस्ट्री में कम, बट सर्विस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, एग्री का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। एक्सटर्नल डेट हम लोग गवर्नमेंट प्लस अदर्स की बात कर रहे हैं।
डॉलर का सबसे ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन, रुपीज़ का कम है, येन का कम है, ठीक है। सो जैसे ही आप इस पेज को रिमेंबर करना चाहोगे विद इन 5 सेकेंड, आप जैसे जैसे ये तीनों चीज़ें पढ़ोगे यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। चलो नेक्स्ट, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी फर्स्ट सेक्शन है इस पीटी 365 का, उसको अच्छे से रिवाइव करते हैं। चलो, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का क्या करती है, दो चीज़ें करती है, ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन को मैनेज करती है। अब देखो इसको ये मैनेज करने की पावर कहाँ से मिली है, आरबीआई एक्ट से, और आरबीआई एक्ट आरबीआई को पावर करता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन मैनेज कर सकता है। अच्छा, इन्फ्लेशन का टारगेट कौन सेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके हेल्प से, आरबीआई की हेल्प से। इस समय हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, 4 ± 2, मतलब 4 + 2 6 हो सकता है, 4 - 2 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लीगली बाइंडिंग टारगेट है, ठीक। चलो, अब टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन आप कंट्रोल कैसे करोगे, आरबीआई क्या क्या यूज़ करता है, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या है, अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है, क्वालिटेटिव टूल्स में डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है, मतलब पैसा कहाँ जाएगा, पैसा कितना जाएगा, ठीक है, कितना यहाँ पे कंट्रोल होगा, कहाँ यहाँ पे कंट्रोल होगा। नोन है जनरल टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गया, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी हो गया, ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स। क्वालिटेटिव टूल्स में जैसे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब वो बता देंगे कि भाई इस सेक्टर को इससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना है, तो उन्होंने डायरेक्शन सेट कर दिया कि बाकी का पैसा लेट से एग्रीकल्चर में जाएगा, एमएसएमई में जाएगा, है ना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज क्वालिटेटिव टूल्स। अब यूपीएससी में क्वेश्चंस कैसे आएगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 करके आपको करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टेरिलाइजेशन का। स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, या जो डॉलर और रुपीज़ का फ्लक्चुएशन है, डॉलर रुपीज़ तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए रखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि करेंसी स्टेबलाइजेशन और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आप स्टेरिलाइजेशन यूज करो। स्टेरिलाइजेशन कैसे यूज किया जाता है कि आपको मार्केट में से रुपीज़ का सप्लाई कम या ज़्यादा किया जाता है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर को ट्विक कर सकते हो, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कर सकते हो। तो ये सब कौन करता है, आरबीआई। क्वेश्चन आया था सीएससी 2023 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड बाय आरबीआई एज ए प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन, तो उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन वाज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में यू आर इंक्रीजिंग द रुपीज़, कॉन्ट्रैक्शनरी में यू आर डिक्रीजिंग द रुपीज़। अब आप पैसे इंक्रीज कैसे करोगे, आरबीआई या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद ले, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो पैसा देगी, तो पैसा मार्केट में बढ़ जाएगा, या फिर अपने रिड्यूस कर ले इन सबको, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, इन सबको। तो जैसे ये रेट को रिड्यूस करेगी तो बैंक्स के पास या तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा, या बैंक्स के लिए लोन लेना ईजी हो जाएगा, तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है। कॉन्ट्रैक्शनरी में रुपीज़ कम हो रहे हैं, मतलब कि आरबीआई सेल कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी तो मार्केट से पैसा कम करेगी, या फिर अपने सीआरआर बढ़ा दे तो मतलब बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा, या अपना रेपो रेट बढ़ा दे तो बैंक आरबीआई से लोन नहीं ले पाएंगे। सो दिस विल रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द मार्केट। सो दिस इज हाउ इट इज। अब आप पेज 2 भी फटाक से पॉज करो वीडियो, और बिल्कुल ये वाला स्क्रीनशॉट लो और फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करो कि आर यू एबल टू डू इट और नॉट। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में 3 सेकंड में पढ़ेंगे। आरबीआई एक्ट के थ्रू बनाई गई, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग द माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। हमने डिस्कस किया था ना कि प्राइस स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ को डिसाइड करना। अब इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट की तरफ से। 3 आरबीआई में एक आरबीआई का गवर्नर होगा जो कि चेयरपर्सन होगा, बाकी 2 और आरबीआई की तरफ से होंगे, 3 जो होंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। 4 मेंबर का होना आवश्यक है हर एक मीटिंग में, एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ईयर इनको मिलना है, और ये क्या डिसाइड करते हैं मिलके, रेपो रेट के बारे में, ठीक है। और गवर्नर जो है उसके पास कास्टिंग वोट होता है, लेट से 6 मेंबर हैं, 3 ने एक तरफ बोला, 3 ने दूसरी तरफ बोला, अब गवर्नर के पास फाइनल कॉल होगा कि वो क्या बोलता है, ठीक है, अगर डिस्प्यूट राइज हुआ। तो आई होप कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिल्कुल क्लियर है, ग्रोथ वर्सेस स्टेबिलिटी को बैलेंस करेगा, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट से, कास्टिंग वोट इसके पास, 4 मेंबर मिनिमम, 4 बार इनको मिनिमम मिलना है 1 साल में, एंड यू आर डन, ठीक है। चलो,
वेरिएबल रेपो रेट। अब वेरिएबल रेपो रेट की जरूरत क्यों पड़ी? रेपो रेट मतलब क्या है कि बैंक जिस पे जाके आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, तो मार्केट में मे बी लिक्विडिटी कम है ना, मार्केट में पैसा कम है, लेकिन रेपो रेट जो आरबीआई ने सेट कर रखा है वो ज़्यादा है, तो बैंक्स आर नॉट गोइंग टू आरबीआई एंड टेकिंग लोन्स। मार्केट में लिक्विडिटी अभी भी कम है, तो आरबीआई ने सोचा कि हम वेरिएबल रेपो रेट ले आते हैं जिसका थोड़ा सा लोअर होगा रेपो रेट से, सो दैट बैंक्स को लालच आए कि अब मैं जाके आरबीआई से पैसा उठा लेता हूँ, और जैसे वो आरबीआई से पैसा उठाएंगे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी एंड दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, सो यही बिल्कुल चीज़ है वेरिएबल रेपो रेट। इट इज़ लोअर देन द रेपो रेट, यूजुअली अप टू 14 डेज के लिए दिया जाता है। सो सिमिलरली इसकी तरह ही होता है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट। अगर आपको रिवर्स रेपो रेट पता है तो उसको ही आप वेरिएबल मान लो, तो उसका भी कम ज़्यादा अगर एक्सेस लिक्विडिटी है तो उसको सक करने के लिए वेरिएबल रेट रेपो आरबीआई लॉन्च करती है। ठीक है, वेरिएबल इज द लाइक उसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि विच विल हेल्प मोर। अब देखो वेरिएबल रेपो रेट यहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि ज़्यादा पे बैंक्स लोन नहीं लेने जाएंगे। अब अगर वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट होगा तो लॉजिक लगाओ कि ये कम होगा रिवर्स रेपो रेट से या ज़्यादा होगा, एंड गिव आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लॉजिक के साथ बताना है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड आंसर इट। नेक्स्ट, रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मैंने क्या बताया था? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो क्वालिटेटिव टूल्स है, राइट? ये डिस्कस हुआ था ना, कहाँ गया? दिस इज नो दिस वन। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज क्वालिटेटिव टूल्स। चलो, अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो नॉर्म्स हैं वो थोड़े से रिवाइज्ड किए गए हैं। सो ये क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? स्मॉल लोन्स इन द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज किसी भी सेक्टर में जा सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जिस पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करना चाह रही होगी। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट वाला क्या एंगल है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे पेनिट्रेशन कम है ना, पेनिट्रेशन मतलब जहाँ पे फाइनेंशियल पेनिट्रेशन कम है, तो वहाँ पे अगर कोई बैंक 100 रुपये देता है तो उसका 120% माना जाएगा पीएसएल कोटा में। लेकिन अगर जहाँ पे ज़्यादा पेनिट्रेशन है वहाँ पे कोई बैंक अगर 100 रुपये देता हो तो उसका सिर्फ 90% काउंट होगा। तो इससे क्या होगा कि बैंक्स विल बी फोर्स टू गिव मोर लोन इन द लेस फाइनेंशियली इंक्लूजन वाले एरिया में। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस। तो 120% लेस पेनिट्रेशन में, 90% मोर पेनिट्रेशन में। ये हो सकता है कि आपका रूरल एरिया हो, ये हो सकता है आपका अर्बन एरिया हो। ठीक, चलो, एक इसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट था कि जो लोन एमएसएमई को दिए जाएंगे दैट विल क्वालिफाई अंडर पीएसएल। सारे लोन, ऑल द लोन्स इन द एमएसएमई सेक्टर विल क्वालिफाई एज ए पीएसएल लोन्स। चलो, प्रायोरिटी सेक्टर का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए जो लोन इंपॉर्टेंट हो, जो सेक्टर इंपॉर्टेंट हो, दे विल बी काउंटेड एज ए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब देखो, इसमें गडगिल और घोष कमेटी एक मतलब कमेटी का नाम आता है जिसकी वजह से ये पीएसएल कमिटीज मतलब पीएसएल का रिकमेंडेशन आया हुआ था। अब पीएसएल लेट से अगर किसी बैंक को आरबीआई ने बोला कि भाई आपको 15% या 30% पीएसएल कोटा पूरा करना है, अगर उसका कोटा नहीं पूरा हुआ सो दैट बैंक कैन गो एंड बाय द पीएसएल सर्टिफिकेट फ्रॉम अनदर बैंक जिसने अपना कोटा पूरा कर रखा हो। ठीक है, इसलिए इनको ट्रेडेबल सर्टिफिकेट बोला जाता है। कैटेगरीज अंडर पीएसएल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, जो भी इंपॉर्टेंट है, सोशल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, हाउसिंग। ये एजुकेशन मुझे लगता था कि नहीं होगा बट ये भी है, तो एजुकेशन इज ऑल्सो अंडर पीएसएल कैटेगरी। चलो नेक्स्ट, अब इसको आपको पूरा एकदम कट टू कट याद नहीं करना है। ये आगे स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक में 75% पीएसएल होता है और अपने नॉर्मल बैंक्स में 40% होता है। लेकिन जो फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेस होती हैं दे हैव सम रिलैक्सेशन इन द क्राइटेरिया। ठीक है, और एनबीएफसी पे कोई भी पीएसएल नॉर्म्स नहीं होता, और अपने प्राइमरी अर्बन और कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी पीएसएल नॉर्म्स होता है बट एग्जैक्ट परसेंटेज आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस ये याद रखो कि 40% ऑन नॉर्मल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स और 75% जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक और रूरल बैंक पे। ठीक, चलो, मुंबई इंटर बैंक आउट रेट माइबोर। अब देखो इतने बड़ी कहानी दी है, बिल्कुल जानने लायक नहीं है। अब माइबोर और लाइबोर ये सब किससे रिलेटेड हैं, ये बस जान लो कि इंटर बैंक ट्रांसफ़र के लिए, मतलब एक बैंक जब दूसरे बैंक को पैसा देता है तो उनके रेट को डिसाइड करने के लिए माइबोर यूज होता है। माइबोर का फुल फॉर्म क्या है वो इसमें पढ़ लेना, मैं इसमें बताने बट इंपॉर्टेंट भी नहीं, माइबोर सीधा आएगा। पहले लाइबोर चलता था, है ना, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड। अब माइबोर मुंबई इंडियन समथिंग करके है,
अब माइबोर में कुछ चेंज हुआ है, बट चेंज के बारे में बिल्कुल नहीं जानना है, जस्ट रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू इंटर बैंक ट्रांसफर। अब इंटर बैंक ट्रांसफर की बात आ गई तो कॉल मनी एक चीज होती है जो इंटर फाइनेंशियल मार्केट में यूज होता है, बैंक एक दूसरे को पैसा लेंड करने में यूज करते हैं, दैट इज ए शॉर्ट टर्म नीड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बस इतना ही जानना है, पूरा नहीं जानना। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया पीवीटी लिमिटेड, इसके नाम से लग रहा है कि बेंचमार्क तय करेगी, आरबीआई से रेगुलेटेड है, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जानना। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर, सरप्लस मतलब आरबीआई के पास कुछ फायदा हुआ होगा। अब आरबीआई सरप्लस किसको देगी? गवर्नमेंट को देगी। आरबीआई एक्ट में मेंशन है कि जो भी फायदा होगा आपको उसे गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है, ठीक है। बस इतना ही, इसमें कुछ बिल्कुल जानने लायक नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी। आरबीआई की इनकम कहाँ से होती है? ऑल द इंटरेस्ट अर्नड। कोई बैंक लोन लेता है उससे, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी से, कुछ इंटरेस्ट फॉरेन सोर्सेज से, फॉरेन को लोन दिया होगा, स्टेट्स को लोन दिया होगा, तो इस तरह से जो इंटरेस्ट अर्न करता है आरबीआई उसका इनकम है। एक्सपेंडिचर, कुछ रिस्क के लिए फंड बनाता है, कंटिजेंसी फंड, कुछ डेवलपमेंट करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस बनाना हो गया, सॉफ्टवेयर्स बनाने होंगे, प्लस इनका जो डेली का एम्प्लॉयज़ को खर्चा पानी देने के लिए उसका खर्चा आता है। सो इसमें कुछ ऐसा बहुत जानने लायक है नहीं। आरबीआई ट्रांसफर गवर्नमेंट को कैसे करता है? आरबीआई एक्ट 1934 बिमल जलान कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से, ये बिल्कुल जानने लायक नहीं है कि कितना परसेंटेज, क्या, कुछ नहीं। बस ये जान लो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023, 2024 और 2022 में जो आरबीआई का ट्रांसफर है दैट इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। नेक्स्ट, वेज एंड मीन एडवांसेज स्कीम, सेंटर प्लस स्टेट दोनों ले सकती है फॉर टेम्पोररी मिसमैच इन देयर कैश फ्लो। लेट से स्टेट या सेंटर का कुछ खर्चा है, कुछ आमदनी है, लेट से खर्चा अगले 15 दिन में करना ही है बट आमदनी अभी आई नहीं है, तो जो मिसमैच होगा उसको कंप्लीट करने के लिए वेज एंड मीन एडवांस करके एक लोन ले सकते हैं लोग आरबीआई से, ये प्रोविजंस हैं, ठीक है। सेंटर स्टेट दोनों ले सकते हैं। अब इसने क्या किया कि वेज एंड मीन एडवांस के जो रेट्स थे उनको बढ़ा दिया है, और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है आरबीआई सेंटर और स्टेट पे दैट इज लिंक टू रेपो रेट। बस इतना ही जानना है, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दो तरीके के वेज एंड मीन एडवांस होते हैं, नॉर्मल, स्पेशल। नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल प्रोविजन है जो आप जाके ले सकते हो, स्पेशल मतलब आपका ये कोटा खत्म हो गया नॉर्मल डब्ल्यूएमए वाला, तब आप जाके स्पेशल वाला डब्ल्यूएमए ड्रॉ करोगे। इसको स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी भी बोलते हैं, एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। आपने इस स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी लिया और इसमें आप कोलैटरल क्या देते हो? जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड होता है स्टेट का, है ना, उसको आप कोलैटरल एज ए कोलैटरल देके आरबीआई से लोन लेते हो। लेट से आपका इससे भी काम नहीं बना, तब आप जाके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हो फॉर द 14 डेज, ओके। एंड दिस इज ऑलरेडी, मतलब कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा आरबीआई, बट इंटरनल डिफरेंस आर नॉट इंपॉर्टेंट। चलो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? लोन्स और डिपॉजिट का जो रेशियो है उसको क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। तो बैंकों में रिस्क हो रहा है, क्या हो रहा है कि जो लोन्स हैं उन्होंने ज़्यादा दे रखे हैं, डिपॉजिट कम आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि इनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ेगा इनका रिस्क बढ़ेगा। अब देखो कैसे हो सकता है, आपने लोन बढ़ा दिया, हो सकता है अगर ये एनपीए हो जाए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाए, तो आपका तो पूरा लोन डूब गया। डिपॉजिट बिल्कुल कम आ रहे हैं, मतलब बैंक के पास लेंड करने के लिए पैसा नहीं बच रहा है। नेक्स्ट, अब हायर सीडी रेशियो क्यों हो रहा है? क्योंकि हाई क्रेडिट ग्रोथ, मतलब लोन ज़्यादा चाहिए लोगों को, डिपॉजिट मतलब सेविंग्स कम हो रही है, लोग बैंक्स में पैसा कम रख रहे हैं, कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर में, गोल्ड में, बॉन्ड में पैसा ज़्यादा डाल रहे हैं, तो ये वाला कम हो रहा है, ये वाला बढ़ रहा है, तो इसलिए सीडी ओवरऑल बढ़ रहा है, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो बैंकों का नेट रिटर्न है वो कम हो रहा है। नेट रिटर्न क्या होता है कि जो इंटरेस्ट बिजनेसमैन को बैंक चार्ज करता है और जो इंटरेस्ट वो अपनी कस्टमर को देता है। लेट्स से उसने अंबानी को लोन दिया 9% पे और कस्टमर को 6% दे रहा है, तो टोटल उसको 3% का बेनिफिट हो गया। तो जो नेट रिटर्न है, क्योंकि डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। उससे लिक्विडिटी रिस्क होगा, क्रेडिट रिस्क होगा, वो हमने पढ़ लिया कि लिक्विडिटी रिस्क क्यों होगा कि लोन्स बढ़ गए, एनपीए हो गया, लोग पैसा मांगने आएंगे, आपके पास पैसे ही नहीं क्योंकि आपने लोन दे रखे हैं। चलो, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसने बनाया जी? आरबीआई ने। सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। यूजेज कितना हो रहा है फाइनेंशियली अवेलेबल मीनिंग्स के, उनका एक्सेस कितना है और उनकी क्वालिटी कितना है, इस पे रेटिंग होगा, जिसमें यूसेज को सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिया हुआ है, एक्सेस को उससे थोड़ा सा कम, क्वालिटी को सबसे कम, ठीक। बिल्कुल इतना ही जानना है इसमें। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑब्डुस्मान स्कीम, सिंपल ये जान लो कि अब जितने भी आप कंप्लेन करने चाहो आपको इंटीग्रेटेड मिल जाएगा। कौन कौन कवर है? बैंक्स,
एनबीएफसी वो भी सिर्फ डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट वाले नहीं। सीआईसी, सीआईसी मतलब आपका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया होगा, मैं भूल गया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ठीक है, प्लस पेमेंट बैंक्स। बट हाउसिंग बैंक्स जो हैं, जो हाउसिंग रिलेटेड बैंक है ना, एक्सेप्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, दे आर नॉट कवर्ड अंडर इंटीग्रेटेड ऑब्डुस्मान स्कीम। बस सिंपल इतना याद रखना है, बाकी सब भूल जाओ। बाकी सब मतलब इसमें का बाकी सब भूल जाओ, या पढ़ोगे आपको लगेगा कि बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कॉमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट साइड 50 करोड़ होना चाहिए, एनबीएफसी का एसेट साइड 100 करोड़ एबव होना चाहिए, और जो ऑब्डुस्मान में अपने ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे उनका 3 साल का टेन्योर होगा। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। ये 24 ऑफिसर, ये सब बकवास है। अब देखो सिंपल आएगा कि ऑमनिबस फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू, किससे है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन खुद को रेगुलेट कर ले उसके लिए ऑमनिबस फ्रेमवर्क है, आरबीआई ने बनाया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, एंड दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, है ना, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। और इनके लिए क्या होता है कि कंप्लायंस कल्चर, मतलब ये सेल्फ रेगुलेटरी है तो ये कंप्लायंस को इंप्रूव करेंगी, ठीक है। उसके बाद इसका एक और प्रोविजन जो है कि इसमें 1/3 मेंबर जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बाकी 2/3 जो हैं वो डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो सिंपल 3 लाइन में चीज़ें, ऑमनिबस फ्रेमवर्क आरबीआई ने बनाया है, किस लिए भाई, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, नॉन प्रॉफिट हैं, कंप्लायंस कल्चर इंप्रूव करती हैं, और इसमें 1/3 डायरेक्टर जो हैं, 1/3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सिंपल। यूनिवर्सल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है बाय द आरबीआई। अब यूनिवर्सल बैंक के बारे में पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल बैंक जो होते हैं दे कैन ऑफर वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। सिर्फ डिपॉजिट लेन देन के अलावा भी बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विस यूनिवर्सल बैंक दे सकते हैं, जैसे कि स्टॉक में इन्वेस्ट कराने के लिए हो सकता है, इंश्योरेंस में जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब आपको एसएफबी से अगर यूनिवर्सल बैंक बनना है तो आपको क्राइटेरियाज क्या क्या फुलफिल करनी होंगी। आपके पास 1000 करोड़ का एसेट होना चाहिए, नेटवर्थ होना चाहिए, आप एज ए शेड्यूल्ड बैंक 5 साल तक काम कर चुके हो, आपके पास एनपीए बिल्कुल कम हो, और आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, और लिस्टेड हो मार्केट में, ठीक है। ये 5 चीज़ें, 1000 करोड़, 5 ईयर एज ए शेड्यूल्ड बैंक, एनपीए बिल्कुल कम हो, प्रॉफिटेबल हो, और लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द सिंपल 5 क्राइटेरिया टू बिकम यूनिवर्सल बैंक, ये आपको याद रखना है। अब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में बात हो रहा है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बजट 2014-15 में आया है इंक्लूजन के लिए, एंड दिस इज रजिस्टर्ड एज ए प्राइवेट लिमिटेड अंडर द कंपनीज। आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। इनका कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ भी होता है, 100 करोड़ होता है, डिपेंड करता है, तो इस तरह का वेग क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा। और 75% इनको पीएसएल में देना पड़ेगा, हमने ऊपर पढ़ा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, आरबीआई रेगुलेट्स, पीएसएल इज 75%। अब इसमें क्या हुआ इन्होंने, अब ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे कि दे वर डूइंग दिस डिविडेंड इक्वलाइजेशन। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या है, अब ये देखो ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन। डिविडेंड इक्वलाइजेशन इसलिए है कि लेट से आज कंपनी का कुछ फायदा हुआ, आपने उसका कुछ परसेंटेज संभाल के रख दिया कि लेट से अगर फ्यूचर में मेरा घाटा होगा तो मैं अपने स्टेक होल्डर को इस पैसे से डिविडेंड पे करूंगा, विच इज आरबीआई इज थिंकिंग दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो इसलिए इसने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट किया है बेस्ड ऑन सम नॉर्म्स एंड कंडीशंस बिकॉज ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन। बस इसमें इतना ही याद करना है, ठीक है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लीगल स्टेटस, दे आर रजिस्टर्ड एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, और आरबीआई रेगुलेट करता है इनके बैंकिंग फंक्शन को, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसको स्टेट या सेंट्रल के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी करते हैं, ठीक है। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो एक स्टेट में है तो सिर्फ स्टेट करेगा, अगर मल्टी स्टेट है तो वो सेंट्रल बैंक सेंटर करेगा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल याद होना चाहिए। लेंडिंग, पीएसएल 75% मैंने बताया। ये यूसीबी को 4 टीयर में बांटा है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, नहीं पढ़ना आपको। स्ट्रेंथन इनिशिएटिव टू, मतलब यूसीबी को बड़ा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ये बिल्कुल नहीं याद करना, इसमें कुछ भी जानने लायक याद करने लायक नहीं है। एक ये चीज़ याद कर लो कि ये नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे यूसीबीज को मैनेज करती है। तो अब ये बिल्कुल आरबीआई के अंदर होगा, एनबीएफसी होगा, ये याद कर लो। ये एनएस विश्वनाथन का नाम याद कर लो, ऑल्दो नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस बाकी इसमें कुछ भी जानने लायक नहीं है।
नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। सिंपल 2 वर्ड याद करना कि आरबीआई ने डिसिप्लिन टाइट करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क बनाया है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अ फाइनेंशियली अनसाउंड एंड इल मैनेज यूसीबी कैन बी ब्रॉट अंडर पीसीए, मतलब कि जो भी यूसीबी मतलब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो बदमाशी कर रहा होगा उसके लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क आएगा। सो क्वेश्चंस कैसे आएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क इज रिलीज्ड बाय आरबीआई सेबी फला फला, उसके 2-4 चीज़ें आएंगी, एग्जैक्ट फ्रेमवर्क नहीं पूछेगा, सो हमें वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब 50 ईयर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस का जो रेट होता है वो यूजुअली हाई होता है। अभी तक मैं ऐसा था कि जो माइक्रो फाइनेंस होगा मे बी उसका लो होगा, बट ऐसा नहीं है, हाई होता है। चलो, माइक्रो फाइनेंस जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट था वो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन बैंक था, उसके 50 ईयर्स हो गए तो इसलिए ये न्यूज़ आई हुई है, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस क्या करते हैं, स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, दे हैव द हायर इंटरेस्ट, स्मॉल लोन्स टू लो इनकम हाउस होल्ड, मतलब जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए इस तरह के लोग, ठीक है। अब माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ योजनाएं, जैसे अपनी पीएम मुद्रा योजना है, 10 लाख तक ये लोन देता है, बट जो तरुण योजना है वो 20 लाख तक जा सकती है अगर आपने जो पिछला लोन लिया है उसको अच्छे से पे कर दिया हो। बस इतना ही जानना था इसमें, ठीक है। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम नाबार्ड करा रहा है, नाबार्ड का फुल फॉर्म जाके देख लेना, नेशनल एग्रीकल्चर समथिंग रूरल डेवलपमेंट बैंक ऐसे करके है, ठीक है। सारा नहीं याद हो तब भी याद कर लो कि एग्रीकल्चर और रूरल से रिलेटेड है, ठीक है। तो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम नाबार्ड ने इनिशिएट कराया था, और इन एसएचजी लिखा है ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन, ये पीवाईक्यू से इसने लाइन उठाई हुई है, ठीक है। एसएचजी में एक भी मेंबर लोन लेगा तो उसकी जिम्मेदारी सबकी होगी। चलो, नेक्स्ट न्यूज़ है एनबीएफसी पे। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, इनको आरबीआई नहीं करता है रेगुलेट, अलग अलग एनबीएफसी को अलग अलग लोग करते हैं। जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को करता है, सेबी जो है बाकी जैसे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, आईआरडीए है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट चिट फंड वगैरह को करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर निधि कंपनीज को करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट पीपल माइट मिस, और हमें वो नहीं करना है, ठीक है। अब एनबीएफसी का एक सबसे बड़ा जो है वो ओनली टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं ये, और सेम मैंने पेमेंट बैंक के लिए लिखा कि ये लोग ओनली डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन बैंक और एनबीएफसी देख लो कि कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, हमने ऊपर चेक कर लिया कि सिर्फ टाइम डिपॉजिट लेंगे। नेक्स्ट कि इनमें जो डिपॉजिट होता है दैट इज नॉट सिक्योर्ड अंडर डीआईसीजीसी, ठीक है। डीआईसीजीसी क्या है, लेट से अगर आप बैंक का दिवालिया हो जाता है तो 5 लाख तक आपके डिपॉजिट वो लोग वापस कर देंगे, ठीक है, डीआईसीजीसी। चलो, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज स्केल बेस्ड रेगुलेशन। मतलब स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या है, सिंपल ये जान लो कि जैसे जो टॉप प्लेयर होंगे उन पे ज़्यादा, मतलब जो टॉप प्लेयर और बदमाश होंगे उन पे ज़्यादा इंटेंसिव सुपरवाइजरी होगी, फिर कम, फिर मिडिल प्लेयर पे कम, बेस प्लेयर पे सबसे कम, इस तरह से है। रिलेटेड टू न्यूज़ क्या है, एनबीएफसी P2P लेंडिंग। P2P लेंडिंग क्या होता है, मतलब से एक पीयर 1 है पीयर 2 है, आपस में इन्होंने लेंड कर लिया, बीच में कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं किया, तो आरबीआई इज रेगुलेटिंग दीज थिंग्स, ऑल्दो इसमें और कुछ भी जानने लायक नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्रीज हो रहा है, दैट इज गुड न्यूज़, ऑल राइट। तो आरबीआई ने अपने बाई एनुअल फाइनेंशियली रिपोर्ट में ये बोला है कि जो हमारे एनपीए हैं ओवरऑल दे आर डिक्रीजिंग। एनपीए क्या होता है कि लोन और एडवांस जो 90 डेज तक रीपे नहीं किया गया, इंटरेस्ट या फुल मनी, उसको हम एनपीए घोषित कर देते हैं। अब एनपीए से रिलेटेड एक कमिटी है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हेड करती हैं, और इनका काम होता है जो इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। और इसमें चेयरमैन ने बता दिया फाइनेंस मिनिस्टर, और बाकी जो बड़े बड़े बैंक के ऑफिसर्स होते हैं सीईओज एमडी वो इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, लॉस एसेट मतलब खत्म गया, गुड बाय। सबस्टैंडर्ड एसेट मतलब अप टू 12 मंथ तक ये मतलब लोन पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब एनपीए घोषित हुआ है। डाउटफुल एसेट मतलब 12 मंथ से ज़्यादा हो गया, मतलब इसके जाने की संभावना बढ़ गई है, डाउट बढ़ता जा रहा है। चलो, स्टेप टेकन टू रिड्यूस एनपीए, सरफाइसी एक्ट लाया गया, बिल्कुल लाया गया। नेशनल एसेट एनआरसीएल, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्रवाह पोर्टल बनाया गया। प्रवाह पोर्टल क्या है, आरबीआई ने बनाया है। इसमें क्या होगा कि ये वेब बेस्ड पोर्टल है,
इसमें सब सारे लेंडर के इन्फॉर्मेशन रहेंगे, ताकि अगर आप किसी को लोन दे रहे हो एज ए बैंक, आप प्रवाह पोर्टल पे जाके उसका पूरा बायोडाटा देख सकते हो, किसने कितना लोन लिया है, कितना इसने डिफॉल्ट किया है, क्या इसकी क्रेडिट रेटिंग है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अब आरबीआई रिवाइज्ड एनवीए प्रोविजंस फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। इन्होंने क्या किया कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनमें बोला कि आप भाई प्रोविजनिंग करो, मतलब कि अगर आप किसी को लोन देंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो एनपीए बन जाए, तो उसके लिए आप प्रोविजनिंग करो, कुछ पैसा साइड रखो, उसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है। एक रिलेटेड न्यूज़ है, दैट इज को लेंडिंग। को लेंडिंग क्या होता है? जब मल्टीपल लेंडर्स आपस में मिलके बोरोवर को पैसा देते हैं, उससे क्या होता है कि एक तो बोरोवर को पैसा जल्दी मिल जाता है, प्लस अगर ये एनपीए हो गया तो इनका जो रिस्क होता है वो शेयर्ड होता है। तो आरबीआई ने इनको बोला कि बैंक और एनबीएफसी साथ में को लेंड तो कर सकते हैं, लेकिन कोई बैंक है और उस बैंक में लोग हैं बहुत सारे, लेट से सीईओ एमडी हैं, उसके प्रमोटर कहलाएंगे, और उन प्रमोटर का कोई एनबीएफसी है, तो मतलब वो बैंक उस एनबीएफसी के साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, सो ये बैंक्स आर नॉट अलाउड टू गो इन एग्रीमेंट ऑफ एनबीएफसी ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, मतलब जो प्रमोटर्स के एनबीएफसी हो गए उनके साथ बैंक्स जो हैं वो नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज विलफुल डिफॉल्टर? विलफुल डिफॉल्टर मतलब सिंपल सीधे लैंग्वेज में, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा, सीधी बात है। तो 25 लाख एंड एबव जिसने नहीं पैसे दिए बट दे हैव द कैपेसिटी टू पे, विजय माल्या टाइप, उनको विलफुल डिफॉल्टर बोलेंगे। लार्ज डिफॉल्टर मतलब जिन्होंने 1 करोड़ का मार दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉरी नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज़ है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। जैसे बहुत सारे बैंक है जो क्रेडिट देते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लेट से अगर कोई भी एनपीए हो गया है ना, अब उनको दिवालिया कराना है, उनको अपना सेटलमेंट करना है लोन अमाउंट, तो क्या कर सकते हैं कि सारे इंटर क्रेडिटर जो मिलके अगर एक कंसेंसस पे पहुंचे, या तो 75% टोटल वैल्यू या 60% बाई नंबर, लेट से अगर 4 लोग हैं तो 4 में से 60% या तो एग्री कर जाएं, या लेट से किसी ने 10 रुपये दिया है, किसी ने 20 रुपये दिया है, किसी ने 60 रुपये दिया है, तो अगर टोटल 75% वैल्यू वाले लोग एग्री कर जाए तो उस डिसीजन को मान लिया जाएगा। बेसिकली मोटा मोटा इसको यही जानना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि अगर किसी स्ट्रेस एसेट को मतलब उसको रिजॉल्व करना है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के द्वारा, तो क्या होना चाहिए कि 75% वैल्यू या फिर 60% ऑफ लैंडर, इनका कंसेंसस होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ हाँ पे मतलब तभी जाके ये चीज़ रिजॉल्व मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसमें कुछ भी जानने लायक नहीं दिया हुआ है। 2 चीज़ें दी हुई हैं, जो अपने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, दे मैनेज इंसॉल्वेंसी, और एक इंफॉर्मेशनल यूटिलिटीज़ होती हैं, दीज आर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज़, जो कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं। अब देखो, अगर आपको इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी को फॉलो करना है तो या तो आप एक इंडिविजुअल हो या आप एक कॉर्पोरेट हो। अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आप पे लगेगा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सॉरी आप पे लगेगा कहाँ गया, हाँ सॉरी, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आप पे लगेगा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, अगर आप एक कॉर्पोरेट हो तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, और इसने जो भी डिसीजन लिया उसकी एक अपीलेट अथॉरिटी होती है, या तो आप उसके पास कंप्लेंट कर सकते हो या नेक्स्ट आप सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लेंट कर सकते हो। इतना ही जानने का इसमें है। ठीक है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बारे में, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के बारे में, एनसीएलटी डीआरटी के बारे में। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर मैनेज करता है। ठीक है, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब जो गवर्निंग बॉडी होती है, देयर इज मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय आरबीआई एंड ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब एक चीज आता है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल दोनों होता है। लेट से अगर कोई कंपनी न्यूज़ में नहीं आना चाहती कि फॉर्मल प्रोसेस में वो अपना सारा चिट्ठा दिखा दे, उसको अपना सारा बैलेंस शीट दिखाना पड़े, तो वो इनफॉर्मली भी आपस में डिस्कस करके एक कंसेंसस पे पहुंच सकते हैं, और उसके बाद भी वो चीज़ें फॉर्मली की जा सकती हैं। तो ये भी एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है। ठीक है, चलो मैं आपको 3 पेज और कराऊंगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनीज के बारे में। तो इनका मेन काम है एनपीओ को इम्प्रूव करना। लेट से क्या होता है कि किसी बैंक के पास एनपीए है
और वो उनके बैलेंस शीट में पड़ा रह जाता है, तो वो उनके परफॉर्मेंस को हर्ट करता है, मतलब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट करेगा, फिर उनका शेयर मार्केट में नाम बदनाम होगा। तो इसलिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई गई, जैसे कि NARCL, इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये क्या करती है कि ये किसी बैंक से NARCL बाई करती है, फिर जैसे NARCL है वो NPA बाई करती है किसी बैंक से, फिर उन NPA के अगेंस्ट ये डिस्काउंटेड रिसीट निकालती है, ठीक है, और उन डिस्काउंटेड रिसीट को मैनेज करती है और उसका फीस चार्ज करती है। बेसिकली यही है कि ये क्या करेगी, NPA बाई करेगी, उस NPA में हो सकता है कुछ एसेट्स हों, कुछ लाइबिलिटीज़ हों, और उन पे ये रिसीट बनाएगी, मतलब इसको रीफाइनेंस करेगी, वो रीफाइनेंस करके मार्केट में उसको बेचेगी, उस पे इंटरेस्ट कमाएगी, या जो भी इसका काम होगा वो करेगी, और 8 साल के अंदर अंदर इनको वो स्ट्रेस्ड एसेट को बैलेंस करना होता है, ठीक है, इसलिए इनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करते हैं। PYQ अगर आप देखोगे तो बिल्कुल वन लाइनर आता है, आपको ये CA और PhD नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो 8 ईयर इनका ये टाइमलाइन होता है। ये सेम चीज़ फंक्शनिंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दिया हुआ है कि आप एसेट एक्वायर करो, सिक्योरिटी रिसीट बनाओ, आप मैनेज करो और उसका फीस लो, सिंपल चीज़, ठीक है। जेनेसिस कहाँ हुआ था, सरफाइसी एक्ट में नरसिम्हम कमेटी ने बोला था, ये याद कर लेना, नरसिम्हम कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। की प्रोविजंस इसमें क्या है, ये इसके पास नेट ऑपरेटिंग फंड 300 करोड़ का होना चाहिए, RBI इसको रेगुलेट करेगी वगैरह वगैरह, बट ये जानने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। एक जो चीज़ जानने को आपको ज़रूरत है वो ये है कि जो कैपिटल एडिक्विटी रेशियो है उसको क्या बोलते हैं कि एडिक्वेसी, ये PYQs में मैंने आपको कराया है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब कि आप कितने कैपेबल हो, मतलब आप फाइनेंशियली कितने कैपेबल हो, आपका NPA ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरह से ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाला जाता है बिफोर RBI प्रोवाइड्स अ लाइसेंस टू बिकम अ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। रिसेंट चेंजेस बाय RBI ने क्या बोला है कि जो एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी के गवर्निंग बोर्ड है उस पर एटलीस्ट हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, और इसको एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ लिंक होना चाहिए। अब देखो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्या होती है, जो इंडिविजुअल्स को क्रेडिट रेटिंग देती है, जैसे जो आपको सिबिल स्कोर जो होता है ना वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा आता है। और सेम मिलता जुलता एक आता है CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो सेबी रेगुलेट करता है, वो कंपनीज को रेटिंग देता है, जैसे AAA दे दिया, BBB दे दिया, तो मतलब उनका बॉन्ड रेटिंग, उनका मार्केट में रेटिंग क्या है। तो CRA जो हो गया सेबी से रेगुलेटेड है, वो कंपनीज को रेटिंग देता है। CIC जो है वो RBI से रेगुलेटेड है, वो इंडिविजुअल्स को रेटिंग देता है, ठीक है। हाउस होल्ड और सेविंग पे बात करते हैं। RBI के डेप्यूटी गवर्नर ने बोला है कि जो हाउस होल्ड सेविंग है दैट इज गोइंग टू बिकम अ टॉप लेंडर, मतलब हाउस होल्ड सेविंग मतलब जो बैंक में आप पैसे जमा करते हो वो बाद में गवर्नमेंट या RBI जो है उसको लेंड करती है किसी को, RBI कह रहा हूँ, बैंक उसको लेंड करती है किसी को, ठीक है। तो RBI के गवर्नर ने नोटिस किया कि जो हमारी सेविंग्स हैं वो बढ़ रही हैं दिन ब दिन, ठीक है। अब सेविंग्स 2 तरीके की होती हैं, एक फाइनेंशियल सेविंग जैसे आप करेंसी में रखो, डिपॉजिट करो, LIC में डालो, फंड्स में डालो एटसेट्रा। एक होती है फिजिकल सेविंग, जैसे आपने गोल्ड खरीद लिया, आपने ज़मीन खरीद ली एटसेट्रा। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फाइनेंशियल सेविंग है वो डिक्लाइन हो रही है, फिजिकल सेविंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये मैंने आपको चार्ट बना दिया, ये हो गया आपका फाइनेंशियल सेविंग, ये हो गया आपका फिजिकल सेविंग, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेविंग टू GDP रेशियो भी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, पिछले 3 साल में। तो ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हाउस होल्ड सेविंग रेट क्या क्या हो सकते हैं, इनकम लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह। सिंपल चीज़ें हैं, दिमाग लगाना है, समझ जाओगे। लेट्स से सोशल सेफ्टी नेट, अगर आपके पास सोशल सेफ्टी नेट होगा तो आप क्या करोगे, सेविंग बिल्कुल नहीं करोगे, उड़ा दोगे सारे पैसे कि भाई मैं तो सिक्योर हूँ, तो उससे आपकी सेविंग रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दिमाग लगा लो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, स्टेबल जॉब होगा तो आप पैसा कंसिस्टेंटली डालते रहोगे क्योंकि आपके पास पैसा है, ठीक है। हाउस होल्ड सेविंग के रेट के बारे में क्या हो रहा है कि ये जो GDP का एक बड़ा कंपोनेंट फॉर्म करता है, ठीक, एंड अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग, मतलब आप जो पैसा बैंक में जमा करते हो दैट गोज टू गवर्नमेंट बोरोइंग, और ये PYQ की लाइन है, ठीक। दिस इज हाउ PT 365 डिज़ाइन, मतलब बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने डिज़ाइन किया है, आई लव देयर वर्क, ऑल क्रेडिट गोज टू द विजन IS टीम, दे आर एक्सीलेंट इन द कॉन्टेंट मेकिंग। इन इंडिया हाउस होल्ड सेक्टर टिपिकली जनरेट्स सरप्लस एंड देन
it goes to the lending for the government, for the corporates, etc etc। ठीक है, पार्ट 1 मैंने डन कर दिया। पार्ट 2 शुरू होगा फाइनेंस एंड टैक्सेशन का। अब आपका काम क्या बनता है, लेट मी नो इफ़ आई शुड कंटिन्यू और नॉट। अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आपको ये फ़ायदा दिख रहा है, आप इसको एज ए पॉडकास्ट सुन लो ना। आपकी आंखें अगर दर्द कर रही हैं वीडियो देखने में तो सुन लोगे, तब भी याद हो जाएगा, एग्जाम में हिट होगा। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक दिस लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इफ़ यू डिसलाइक दिस लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि फिर मैं बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाऊंगा। लेट्स से PYQ को एक्सेलरेट कर पाएंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू, हिट सब्सक्राइब, हिट लाइक एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आई आस्क एंड आई विल नो। ठीक है, सो थैंक you for watching and listening till the end. See you in the next video. Stay connected, stay tuned, and let's crack these prelims once and for all. Bye.